जापानी लोक कथाओं के गहरे छायादार कोनों में एक सचमुच जबरदस्त हस्ती छिपी हुई है। वो है ओनी, एक ऐसा प्राणी जिसके बारे में दबी आवाज में बात की जाती है, एक ऐसा नाम जो पुराने डरों को जगाता है। ये सिर्फ छोटे मोटे भूत प्रेत या साधारण आत्माएं नहीं हैं। ओनी कुछ कहीं ज्यादा आदिम, कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। वे एक कच्ची बेलगाम शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, एक डरावनी मौजूदगी जो सदियों से जापानी कल्पनाओं में बसी हुई है। उनकी कहानियां देश के सांस्कृतिक ताने बाने में पूरी तरह से बुनी हुई है। कोई भी जापान के आध्यात्मिक परिदृश्य को इन असाधारण प्राणियों को स्वीकार किए बिना सचमुच समझ नहीं सकता। ओनी सिर्फ पुराने ग्रंथों और कानाफूसी वाली कहानियों तक सीमित राक्षस से कहीं ज्यादा है। वे उन चीजों का साकार रूप हैं जिन्हें समझाया नहीं जा सकता, जीवन और प्रकृति के वो भयानक पहलू जिन्हें हमारे पूर्वज समझने की कोशिश करते थे। जरा सोचिए, अचानक आए तूफान, विनाशकारी भूकंप या किसी रहस्यमयी बीमारी के बारे में पुराने जमाने में इन सब के पीछे शायद किसी ओनी का ही हाथ होने का शक किया जाता था। वे आपदाओं को एक रूप देने का, उन मुसीबतों को एक चेहरा देने का तरीका थे जो बिना किसी चेतावनी के आ सकती थी। फिर भी जितना डर वो पैदा करते हैं, उसके बावजूद ओनी के प्रति एक अजीब, नकारा न जा सकने वाला आकर्षण भी है। तो चलिए उनकी दुनिया में कदम रखते हैं, चलें। जब कोई ओनी की कल्पना करता है तो एक सचमुच चौंकाने वाली तस्वीर दिमाग में आती है। उन्हें आमतौर पर विशाल, मजबूत शरीर वाले प्राणियों के रूप में दिखाया जाता है जो किसी भी आम इंसान से कहीं ज्यादा बड़े और रौबदार होते हैं। उनकी स्किन का रंग अक्सर चौंकाने वाला होता है, एकदम सुर्ख लाल, डरावना नीला या कभी कभी गहरा मिट्टी जैसा काला। उनके बेतरतीब उलझे बालों से बाहर निकले हुए एक या ज्यादा सींग होते हैं जो नुकीले और डरावने होते हैं। उनके मुंह चौड़े होते हैं और लंबे नुकीले दांतों से भरे होते हैं, और उनकी आंखें अक्सर एक तीखी, बेचैन कर देने वाली समझदारी से चमकती हैं। इन प्राणियों में अविश्वसनीय जबरदस्त ताकत होती है। एक ओनी आसानी से पेड़ उखाड़ सकता है, एक ही वार में चट्टानों को तोड़ सकता है और सबसे ताकतवर इंसानी योद्धाओं को भी हरा सकता है। उनका पसंदीदा हथियार है कानाबो, एक विशाल लोहे की कीलों वाला गदा। उनके जंगली लुक को और बढ़ाते हुए ओनी लगभग हमेशा एक साधारण लंगोट या फुंदोशी पहने होते हैं जो पारंपरिक रूप से बाघ की खाल से बनी होती है। इन फिजिकल एट्रीब्यूट्स के अलावा एक ऐसा खौफनाक माहौल होता है जिसे नकारा नहीं जा सकता, जो एक ओनी के आसपास होता है। ओनी की कहानी जापान में शुरू नहीं होती, मतलब पूरी तरह से नहीं। इसकी सबसे गहरी जड़ों को खोजने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा, समुंदर पार, प्राचीन चीन तक। वहां हमारा सामना होता है गुई गी की कॉन्सेप्ट से। ये वो सींग वाले गदाधारी दानव नहीं थे जिन्हें हम अब ओनी से जोड़ते हैं, बल्कि गुई अक्सर अदृश्य आत्माएं, भूत या राक्षस होते थे जिन्हें आमतौर पर बुरा या परेशानी खड़ी करने वाला माना जाता था। वे मरे हुए लोगों की आत्माएं थीं, कभी बदला लेने वाली, कभी बस भटकी हुई, जो बीमारी या दुर्भाग्य ला सकती थीं। ये मान्यताएं चीन से जापान पहुंची, खासकर बौद्ध धर्म के फैलाव के साथ लगभग 6ठी शताब्दी के आसपास। शुरुआत में चीनी गुई से प्रभावित जापानी धारणा थोड़ी अस्पष्ट थी। खुद ओनी शब्द, जो उसी चीनी अक्षर गी से लिखा जाता है, मूल रूप से इन्हीं अदृश्य आत्माओं, भूतों या यहाँ तक कि शक्तिशाली स्थानीय देवताओं के लिए इस्तेमाल होता था। लेकिन समय के साथ जापानी धरती पर एक दिलचस्प बदलाव हुआ। वो अदृश्य हवा जैसी गुई धीरे धीरे इकट्ठा होने लगी और एक ज्यादा ठोस दिखने वाला रूप लेने लगी। जापानी बौद्ध दुनिया की सोच में ओनी को एक खास तौर पर डरावना और महत्वपूर्ण रोल मिला। वे जिगोकू यानी बौद्ध नरक के भयानक निवासी और मेहनती कार्यकर्ता बन गए। यहाँ नरक के महान राजा एमा ओ के कड़े आदेश के तहत ओनी शापित लोगों को यातना देने वाले और जेलर के रूप में काम करते हैं। उनका काम उन आत्माओं को सजा देना है जिन्होंने अपने सांसारिक जीवन में बुरे काम किए हैं। एमा ओ, जिन्हें अक्सर एक भयानक चेहरे के साथ और अपने ओनी सेवकों से घिरा हुआ दिखाया जाता है, मृतकों की आत्माओं का न्याय करते हैं। ओनी उनके हुक्म बजाने वाले होते हैं जो सजाओं को बड़ी बेरहमी और कुशलता से अंजाम देते हैं।
बौद्ध नरक में ओनी का यह चित्रण एक शक्तिशाली नैतिक रोग के रूप में काम करता था। इन राक्षसी यातना देने वालों का सामना करने का विचार ही किसी को भी अपने जीवन के कामों के बारे में 2 बार सोचने पर मजबूर कर देता होगा। शायद ओनी की कहानियों का सबसे परेशान करने वाला पहलू जो बौद्ध धर्म से जुड़ा है, वो यह मान्यता है कि बहुत ज्यादा बुरे इंसान मरने के बाद खुद ओनी में बदल सकते थे। इस कॉन्सेप्ट ने इंसान और राक्षस के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया, ये दिखाते हुए कि ऐसी राक्षसी क्षमता खुद इंसानियत के अंदर ही सोई हुई है। हालांकि लाल या नीले सींग वाले ओनी की लोहे के गदे के साथ वाली क्लासिक इमेज आम है, पर यह समझना जरूरी है कि ये प्राणी दिखने में एक जैसे नहीं होते। जापानी लोक कथाएं अपनी समृद्धि में ओनी की एक दिलचस्प विविधता का वर्णन करती हैं। कुछ की एक आंख हो सकती है या शायद 3। उनके सींगों की संख्या और आकार बहुत अलग हो सकते हैं। हाँ, कुछ को भारी भरकम वहशी जानवरों की तरह दिखाया जाता है, लेकिन दूसरे हैरानी की बात है कि दुबले पतले या उनमें एक अजीब तरह की खूबसूरती भी हो सकती है। ओनी से जुड़ी शक्तियां उनके रूपों की तरह ही विविध हैं और सचमुच काफी जबरदस्त हैं। अपनी जानी मानी शारीरिक ताकत के अलावा कहा जाता है कि कई ओनी में उड़ने की क्षमता होती है, जिससे वे ऊपर से अनजान शिकारों पर हमला कर सके। कुछ खुद को अदृश्य कर सकते हैं, जिससे वे और भी ज्यादा खतरनाक और मुकाबला करने में मुश्किल हो जाते हैं। उन्हें अक्सर बीमारी और महामारी फैलाने की शक्ति से जोड़ा जाता है। वे प्लेग के दूत के रूप में काम करते हैं। हालांकि उनकी सबसे भयानक और परेशान करने वाली क्षमताओं में से एक है रूप बदलना। जापानी साहित्य और मौखिक परंपराएं ओनी वाली नाटकीय कहानियों से भरी पड़ी हैं। ऐसी कहानियां जो पीढ़ियों से सुनाई और दोहराई जाती रही हैं। शायद सबसे प्रसिद्ध कहानी शुतेन दोजी की है, यानी शराबी दानव लड़का। कहा जाता है कि वह एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली ओनी राजा था, जो अपने राक्षसी साथियों के झुंड के साथ माउंट ओए पर अपने गढ़ से क्योटो के आसपास के इलाके में आतंक मचा रखा था। शुतेन दोजी राजधानी से कुलीन महिलाओं का अपहरण करने, दावतें उड़ाने और आम तौर पर बड़े पैमाने पर डर और अराजकता फैलाने के लिए बदनाम था। शुतेन दोजी और उसके राक्षसी दल द्वारा फैलाए गए आतंक के राज ने आखिरकार सम्राट को मजबूर कर दिया कि वे इस खतरे से निपटने के लिए प्रसिद्ध नायकों के एक समूह को भेजें। बहादुर योद्धा मिनामोतो नो योरिमित्सु, जिन्हें रायको के नाम से भी जाना जाता है, के नेतृत्व में इन नायकों ने एक खतरनाक खोज शुरू की। वे समझते थे कि इतने शक्तिशाली ओनी के साथ सीधी टक्कर मूर्खता होगी। इसके बजाय उन्होंने एक चालाक योजना बनाई, खुद को भटकने वाले यामाबुशी यानी पहाड़ी तपस्वियों का भेष बनाकर शुतेन दोजी के ठिकाने तक पहुंचने के लिए। एक जबरदस्त लड़ाई में रायको ने सोते हुए शुतेन दोजी का सिर काटने में कामयाबी हासिल की। हालांकि मरने के बाद भी ओनी के कटे हुए सिर ने एक आखिरी गुस्से वाला वार करने की कोशिश की। जापानी संस्कृति में ओनी की भूमिका महाकाव्यों में सिर्फ राक्षसी दुश्मनों से कहीं ज्यादा है। सेत्सुबुन त्योहार को ही लीजिए, जो वसंत की शुरुआत में मनाया जाता है। इस त्योहार के दौरान लोग एक रस्म करते हैं जिसे कहते हैं मामे माकी, जिसमें भुनी हुई सोयाबीन फेंकते हुए चिल्लाया जाता है, ओनी व सोतो फुकु व उची, यानी राक्षस बाहर, अच्छी किस्मत अंदर। यहाँ ओनी पिछले साल के सारे दुर्भाग्य और बुरी भावनाओं के लिए बलि का बकरा बनते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अपनी आमतौर पर बुरी छवि के बावजूद ओनी की आकृतियों को कभी कभी बौद्ध मंदिरों और शिंतो तीर्थों की वास्तुकला में रक्षक आकृतियों के रूप में शामिल किया जाता है। इन्हें ओनिगावारा कहा जाता है। ये सजावटी छत की टाइलें होती हैं, जिन पर अक्सर ओनी के डरावने चेहरे बने होते हैं। माना जाता है कि उनका डरावना रूप इस संदर्भ में बुरी आत्माओं को दूर भगाता है और पवित्र इमारतों की रक्षा करता है। हाल के दिनों में ओनी की छवि में एक जबरदस्त बदलाव आया है, खासकर मांगा, एनीमे और वीडियो गेम्स जैसी पॉपुलर कल्चर में। हालांकि पुराने जमाने के डरावने ओनी अभी भी मौजूद हैं। हम ज्यादातर ऐसे चित्रण देखते हैं जिनमें ज्यादा गहराई होती है। आखिरकार ओनी
अपने सभी विविध रूपों और बदलती व्याख्याओं में जापानी ब्रह्मांड विज्ञान में एक शक्तिशाली प्रतीक बना हुआ है और वास्तव में इंसानी स्वभाव का एक आईना भी है।